गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम जो टॉपिक करने वाले हैं डेट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ये रे ऑप्टिक्स का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल ये आता ही आता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक क्वेश्चन ये आता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हमें जरूरत क्या पड़ी, व्हाई वी नीड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट बेटा ये है कि हमारी जो आई है वो हमारी नेक्ड आई 0.1 mm से नीचे के ऑब्जेक्ट को देखने में अनेबल है। यानी हमारी जो नेक्ड आई है ना, इससे छोटे ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं सकते। तो अगर इससे छोटे ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख सकते तो हमारे बैक्टीरिया हो गया, ब्लड वेजल्स हो गई, ठीक है, सेल्स हो गया, तो इसको हम नहीं देख सकते। तो पॉइंट वन ये कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हम इन छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं सकते। पॉइंट नंबर टू, अब रही बात सिंपल माइक्रोस्कोप से हमारा काम क्यों नहीं चला। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है वो 5 टाइम्स टू 20 टाइम्स वेरी करता है, और इतने मैग्निफिकेशन से भी हमारा काम नहीं चलता। भाई एक अगर मैं बात करूं एक सेल की, तो वो तो हमें बहुत ज्यादा मैग्नीफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो इस मैग्निफिकेशन से हमारा काम नहीं चलता। ये सिंपल माइक्रोस्कोप छोटे से मैग्निफिकेशन थोड़ा सा मैग्नीफाइन कर देता है। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप से भी हमारा काम नहीं चलता। पॉइंट नंबर थ्री, देखो हमारी जो मेडिकल साइंस है, अगर मैं साइंस और मेडिकल पॉइंट से बात करूं, तो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस नहीं है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ज्यादा ही मैग्नीफाइन करके ना देख सके, तो हमारे पास जो हमारी डिजीज होती है उस डिजीज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा टफ है। दूसरा, जो सेल्स की जो स्टडी है उसकी स्टडी करना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये है बेटा कि जो हमारे पास रिसर्च होती है, जो हम रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इसलिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हमने देख लिया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हमें नीड क्यों है। अभी हम देखते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या। देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो लेंस को कंसिस्ट करके रखता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड वन इज आईपीस। जो पार्ट, देखो आपने लैब में जब गए होंगे ना, तो लैब में आपने इस तरीके से एक डिवाइस देखा होगा। बायो लैब के अंदर आप जाते हैं तो इस तरीके से आपने डिवाइस देखा होगा। ये दो लेंस इस तरीके से यहाँ पे लगे हुए होते हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट को आपको देखना होता है वो यहाँ रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बोलते हैं। आपने इस तरीके से लैब के अंदर देखा होगा। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, देखो दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है आईपीस। जो पार्ट, जो लेंस ऑब्जेक्ट के क्लोज होता है, डेट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, और जो लेंस जहां से हम देखते हैं खुद से, वो है आईपीस। देखो अगर मैं इसी की पार्ट करूं, देखो जो भी हमें देखना होता है ना वो हम इस स्लाइड पे रखते हैं। ये पार्ट, ये लेंस इस ऑब्जेक्टिव के पास होता है, इस ऑब्जेक्ट के पास होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव। और यहां से हम ना, यहां से हम देख रहे होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हमें देखना है वो हम यहां से देखते हैं। तो ये हमारी आईज के क्लोज होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं आईपीस। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, आईपीस। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क कैसे करता है, इसका मैग्निफिकेशन कैसे होता है, इसका मैग्निफिकेशन कैसे हम फाइंड करते हैं, वो सारी चीज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस विच इज क्लोज टू ऑब्जेक्टिव। एक दूसरा हमारे पास होता है आईपीस विच इज क्लोज टू आइस, यानी जहां से हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को, जो भी हम इमेज देखेंगे वो आईपीएस से देखेंगे। ऑब्जेक्ट जिसके क्लोज रखा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों के दोनों को एक्सियली प्लेस्ड होते हैं, यानी दोनों का जो एक्सिस है, दोनों लेंसेज का, दोनों एक्सिस का, दोनों लेंस का एक्सिस बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, और इन दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। यानी दीज टू लेंस आर प्लेस्ड को एक्सियली, दोनों लेंस को एक्सियली प्लेस होते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन these two lenses
आर फिक्स्ड, दोनों लेंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड होता है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन, देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, ठीक है बेटा। डायग्राम बहुत ध्यान से देखना है, फिजिक्स डायग्राम में होती है। ये हमारे पास दो लेंस है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट और ये हमारा आई पीस। देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इसका साइज आई पीस के कंपैरिजन में छोटा है। उसका भी रीजन है, छोटा क्यों है, ये साइज इसका इसके कंपैरिजन में कम क्यों है वो भी हमें बताएंगे अभी आपको। पहले हम जो है इसका डायग्राम देख लेते हैं और इसका मैग्निफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ चीजों का आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहां से हम किसी भी इमेज को देखने वाले हैं, ये हमारा आई पीस है, ठीक है। चलिए ये हमने कोएक्सियली इनको प्लेस कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए हमने कहा ये इस ऑब्जेक्टिव का फोकस है एफ ओ, एंड ये हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट हमने यहां प्लेस किया। देखो ऑब्जेक्टिव के सामने हम ऑब्जेक्ट को वहां रखेंगे जहां पे ये इसकी फोकस से बाहर हो, क्योंकि अगर ये इसकी फोकस के अंदर आ गया तो ये इसको यही वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बना देगा इसकी, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह रखेंगे, इसके फोकस से बाहर रखेंगे जिससे ये इसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाए, और वो जो इमेज इसकी वजह से इस लेंस की ऑब्जेक्टिव वजह से जो इमेज बनेगी वो इसके फोकल लेंथ के अंदर आएगी, जिससे ये इसको वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना देगा। अभी देखते हैं, देखिए तो हमने कहा ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी, ये इस ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखा हुआ है, तो हम इसकी इमेज बनाएंगे। एक लाइट रे बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, एंड ये इसका फोकस, तो हमने बोल दिया ये ऑब्जेक्टिव का फोकस है एफ ओ। तो हम जानते हैं अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहां से जाती है, फोकस से, तो हमने फोकस से निकाल दिया। दूसरा ये ऑप्टिकल सेंटर ओ, इसको लाइन को मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं, ये डैश डैश लाइन हटा करके ना, ये ऑब्जेक्टिव ओ, ये ऑब्जेक्टिव मैंने कहा ओ डैश। अब एक लाइट रे बिल्कुल सीधी, जो लाइट रे स्ट्रेट चलती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से गई, फोकस से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, और ये दोनों लाइट रेज यहाँ इंटरसेक्ट हो गई। हमने बोला ये दोनों लाइट रेज यहाँ इंटरसेक्ट हो गई, ठीक है। यानी इसकी वजह से जो रियल और इन्वर्टेड इमेज मिली वो हमें कहाँ मिली, यहाँ पर, और इसको मैंने बोल दिया ए डैश और बी डैश, ठीक है। हमने कहा इमेज हमें यहां मिली है और ये कितना है, ए डैश और बी डैश, ठीक है। ये इमेज इस तरीके से बननी चाहिए कि ये इस आईपीस की फोकस के अंदर आ जाए। हमने बोल दिया ये आईपीस की फोकस है। देखो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आईपीस की फोकस के अंदर आ जाए, अगर ये आईपीस की फोकस से बाहर हो गई तो ये फिर इसके रियल और इन्वर्टेड इमेज बना देगा, तो हमें तो कुछ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं हुआ, मैग्निफिकेशन ही नहीं मिलेगा उस लेवल पे, है ना। देखो इसने क्या किया, ऑब्जेक्टिव ने इसको रियल और इन्वर्टेड इमेज बना दी। अब ये रियल और इन्वर्टेड इमेज इस आईपीस की फोकस के अंदर आ गई, और हम जानते हैं कि अगर लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होता है तो उसे वो वर्चुअल भी करता है, मतलब स्ट्रेट इमेज भी बनाता है और मैग्नीफाइड भी करता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको इस आईपीस की फोकस के अंदर बनाया। इसके बाद क्या होगा, एक लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है। हम जानते हैं भाई एक लाइट रे जो बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहां से जाएगी, फोकस से, तो ये आईपीस का फोकस है, तो हमने आईपीस का फोकस बना लिया यहाँ पे एफ ई, ये फोकस से गई। दूसरा हमने कहा ये ऑप्टिकल सेंटर से गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों लाइट रेज जो है क्या हो रही है, ये दोनों लाइट रेज ऐसे एक्सपेंड हो रही हैं, तो कोई जो आई होगी जब इस ऑब्जेक्ट को देखेगी, तो देखो हमें तो कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, जब लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो यहाँ तो एक्सपेंड हो रही है, बट लेकिन जब हम इसको डॉट डॉट करके पीछे मिलाएंगे, डॉट डॉट करके पीछे मिलाएंगे, तो ये दोनों लाइट रेज कुछ हमें यहाँ इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई देंगी, और ये हमारे पास फाइनल इमेज है, ठीक है। और इसका नाम हमने दिया क्या बेटा, ए डबल डैश एंड बी डबल डैश। क्लियर है, ठीक है।
तो ये हमारे पास ए डबल डैश बी डबल डैश फाइनल इमेज बनी है। ये जो देखो ऑब्जेक्ट देखो कितना सा था, ये ऑब्जेक्ट कितना सा था, और इसकी फाइनल इमेज देखो कितनी बड़ी मैग्नीफाइड होगी हमें मिल गई। ये कमाल होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। बट लेकिन ये कमाल जब ही हो सकता है जब हम दो लेंस यूज करें। ये दो लेंस का कमाल है, ये सिंगल लेंस का कमाल नहीं है। अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन केवल 6 to 7, 8, 9, 10 यानी 5 और 20 के बीच में वेरी करता है। बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन बहुत बड़ा आता है। अभी मैग्निफिकेशन हम फाइंड करने वाले हैं, वो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि सर हम तो ये सिंगल लेंस से भी कर सकते हैं। सिंगल लेंस से भी कर सकते हैं आप। सिंगल लेंस से जो मैग्निफिकेशन होता है वो बहुत कम आता है। ये दोनों लेंस का यूज करके मैग्निफिकेशन मल्टीप्लीकेशन में आता है। अगर इसका मैग्निफिकेशन 5 है, इसका 10 है, तो टोटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होगा 50। अगर इसका मैग्निफिकेशन 50 है, इसका 10 है, तो मैग्निफिकेशन जो आएगा, मैग्निफाइड जो इमेज निकल कर आएगी वो होगी 500। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में चलता है। अभी ये सब प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए अब हमें जो फाइंड करना होता है एक्चुअल में वो मैग्निफिकेशन फाइंड करना होता है। ठीक है, अभी मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखिए दो टाइप के मैग्निफिकेशन होता है। एक होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड सेकंड वन इज लीनियर मैग्निफिकेशन। बट हमारा जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करते हैं तो वहां पे हम पढ़ते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा का क्या मीनिंग है, that is the angle formed by the final image at the optical center। ये जो फाइनल इमेज हमारी फॉर्म हुई है, इसने इस ऑप्टिकल सेंटर पे यहां पर जो एंगल बनाया that is called बीटा। तो ये हमारी फाइनल इमेज थी ए डबल डैश बी डबल डैश। ये जो एंगल यहां बना है that is called बीटा। ठीक है बेटा, एंड व्हाट इज अल्फा, दिस इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट at the least distance of distinct vision at the optical center of the convex lens। देखिए, अच्छा हाँ, एक बात और आप ध्यान रखिएगा, हम जो भी इमेज देखना चाह रहे हैं वो बिल्कुल मैग्नीफाइड इमेज देखना चाह रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं मैक्सिमम कितना हम देख सकते हैं इसको। तो ये जो हमारी, देखो हम जो भी इमेज देखते हैं, मैं इसको कितना क्लोज देख सकता हूँ, 25 सेंटीमीटर पे मैं इसको बिल्कुल क्लियर और पास बिल्कुल जूम करके देख सकता हूँ। तो हम ये कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमारे पास जो इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे बन रही है, यानी ये बिल्कुल तो हाई मैग्निफिकेशन वाली कंडीशन है, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं है। देखिए जब आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का डिस्कशन करते हैं ना, तो दो टाइप का मैग्निफिकेशन आप देखते हैं। एक तो हमारा होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट, उस कंडीशन में हमारी आई पे मतलब आई रिलैक्स्ड होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये हमारा है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। इस कंडीशन में जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो मैक्सिमम है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है हमारी, देखो हम इस ऑब्जेक्ट को इतना क्लोज देख तो पा रहे हैं बिल्कुल ठीक, बट हमारी स्लरी मसल्स जो होती हैं उनमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मसल्स हमारे टाइट हो जाते हैं जिससे हमारी आईज में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो बट लेकिन हम डिस्कशन कर रहे हैं, कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो इमेज बनी है वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, डेट इज LDDV। और हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल डी से। ये हमने डिस्कस किया यहाँ पे स्मॉल डी से, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल डी से। ठीक है, तो बीटा का मीनिंग क्या है, इमेज एंगल एट ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर पर। ये क्या है, अल्फा ऑब्जेक्ट एंगल एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV। चलिए निकालते हैं। बट हम जानते हैं ऑप्टिक्स के अंदर एंगल बहुत स्मॉल होते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर एंगल बहुत स्मॉल है, तो बीटा को हम कंसिडर कर सकते हैं 10 बीटा एंड अल्फा कैन बी कंसिडर्ड एज 10 अल्फा। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना आया, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। तो हम 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, इसके अंदर प्लेस करेंगे। ठीक है, इधर आ जाइए। अब देखिए, अगर मैं आपसे 10 बीटा की वैल्यू की बात करूं तो ये रहा बीटा। तो इस ट्रायंगल को आप देखिए जरा, ये ट्रायंगल क्लियर है बेटा, ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश एंड ओ डैश, इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखेंगे ये वाले ट्रायंगल, तो 10 बीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए डबल डैश बी डबल डैश और बेस ओ डैश बी डबल डैश, और ये ओ डैश बी डबल डैश कितना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी 10 बीटा हमारे पास हो गया, दैट इज 10 बीटा इज इक्वल टू
भाई ये ट्रायंगल है ये वाला, तो ये ट्रायंगल है तो टेन बीटा कितना हुआ, परपेंडिकुलर ए डबल डैश बी डबल डैश, यानी ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बेस कितना ओ डैश और बी डबल डैश, ओ डैश और बी डबल डैश। टेन अल्फा की बात कर लीजिए, टेन अल्फा का मतलब क्या था, एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, यानी इस ऑब्जेक्ट ने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल बनाया वो अल्फा है। तो देखो इमेज ना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे है, तो अगर मैं इतने ही ऑब्जेक्ट को यहां डिस्कस कर लूं अपने आप खुद से मान लूं, मैंने यहां मान लिया इसको खुद से, ये मान लिया ऑब्जेक्ट, ये वाला पॉइंट ए है, मैंने यहां इसको सी बोल दिया, और ये पॉइंट क्या है बी डबल डैश। बेटा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको, बस मैं ये कर रहा हूं, मैं खुद से मान रहा हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहां रखा हुआ है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है डी है, तो इसने यहां जो एंगल फॉर्म किया इस ऑप्टिकल सेंटर पे ये अल्फा है, यानी बी डबल डैश सी एंड ओ डैश। यानी अगर मैं आपसे ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल बी डबल डैश सी ओ डैश, ये वाला ट्रायंगल है, ये बी डैश यहां पे है, ये ट्रायंगल है बेटा, ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो अल्फा कितना हुआ यहाँ पे, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बी डैश सी, और बेस कितना है ओ डैश बी डैश ओ डैश बी डबल डैश, ठीक है। हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे, तो वैल्यू प्लेस कर दी, देखो करो वैल्यू प्लेस, यानी m इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, तो m इज इक्वल टू टेन बीटा की वैल्यू प्लेस करी, टेन बीटा कितना है ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ओ डैश बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश सी अपॉन ओ डैश बी डबल डैश। तो देखिए m इज इक्वल टू, देखो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो ये ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बी डैश बी डबल डैश सी। अब देखो बी डबल डैश सी ज्योमेट्रिकली इसके इक्वल है, तो बी डबल डैश सी को मैं ए बी के इक्वल लिख सकता हूँ, बी डबल डैश सी इज इक्वल टू ए बी, तो मैंने यहाँ प्लेस किया इसको, ये वाली वैल्यू इसको इक्वल रख ली मैंने यहाँ पे, तो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, ठीक है। चलिए ये मैग्निफिकेशन आया, हमने खुद से क्या किया, हमने खुद से ऊपर नीचे ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर लिया खुद से, तो देखिए m इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश, यहां भी ए डैश बी डैश से, ए डैश बी डैश ये है, ये ए डैश बी डैश ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया, और यहां पे भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, व्हाट इज दिस, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, या तो v अपॉन ए, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आई पीस है ना, इस आई पीस के मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो इमेज की हाइट को अगर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड करता हूं तो मुझे मैग्निफिकेशन मिलता है। ये इमेज की हाइट क्या है, ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ऑब्जेक्ट, भाई ये तो ऑब्जेक्ट है ना इसके लिए, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है ना, इसको ही तो इसने मैग्नीफाइड करके यहाँ बनाया, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट नीचे इमेज की हाइट ऊपर, यानी अगर इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड करोगे तो आपको आई पीस का मैग्निफिकेशन मिलेगा, तो यानी ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, तो हमें क्या मिल गया, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन क्या हो गया, देखो ये ऑब्जेक्ट था, ये इसकी इमेज बनी है, तो अगर मैं इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड करूंगा तो मैग्निफिकेशन मिलेगा। इमेज की हाइट कितनी है, ए डैश बी डैश, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ए बी, तो हमें क्या मिल गया, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, देखिए, तो m इज इक्वल टू, ये हमने क्या देखा था अभी, दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस एंड दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो हमारे पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो टोटल मैग्निफिकेशन आया वो कितना आया, m इंटू एम। यानी कहने का मतलब, देखो मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था ना
कि अगर इसका मैग्निफिकेशन 10 है, इसका 50 है, तो टोटल का मैग्निफिकेशन 500 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाए। इसका मैग्निफिकेशन अगर 100 है, इसका मैग्निफिकेशन अगर 10 है, तो मैग्निफिकेशन 1000 हो गया। वो इस फॉर्मूले के थ्रू हुआ है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है वो सिंगल लेंस का और दूसरे सिंगल लेंस के मैग्निफिकेशन के मल्टीप्लाई के इक्विवेलेंट होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको अभी और मॉडिफाई करते हैं, देखिए। अगर आप इस आईपीस के लेंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो सिंपल माइक्रोस्कोप आपने सबने पढ़ा होगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था, देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में इतना था कि मेरे पास लेंस है, ये इसका फोकस है लेंस का, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ प्लेस कर रहे थे और इसका मैग्निफिकेशन मतलब इसकी इमेज यहाँ बन रही थी, ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज था, है ना। और सिंपल माइक्रोस्कोप में जो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया था वो आया था m = 1 + d/f। यही फॉर्मूला था आपका मैग्निफिकेशन का सिंपल माइक्रोस्कोप में। और अगर आप इस लेंस को ध्यान से देखेंगे, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये भी तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, ये पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। इसके फोकस के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसने इसको वर्चुअली मैग्नीफाइड कर दिया। यहाँ पे भी सिंपल माइक्रोस्कोप में यही हुआ था, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, इमेज इसकी मैग्नीफाइड होकर वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज आपको यहाँ मिल रही थी। तो इट मींस दैट कि जो आईपीस है यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, इट बिहेव्स लाइक एज एन सिंपल माइक्रोस्कोप। और सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन निकाल चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में, दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। देखो इसका मैग्निफिकेशन मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका मैग्निफिकेशन कितना हुआ 1 + d/fe। और अभी हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा, m = mo × me। तो me का मैग्निफिकेशन तो मुझे मिल गया, mo कितना है, mo ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। देखिए अच्छा, ये ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्टिव से जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड ue, uo मतलब इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। और इसकी जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, यहाँ पे इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव। और a', b' क्या है, ये इसके लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, और इसकी फाइनल इमेज का बन रही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव का अगर मैं मैग्निफिकेशन लिखूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो भाई हम जानते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m = v/u। तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज का बन रही है vo, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास लाइट रेज इस डायरेक्शन में जा रही है। और अगर हम लाइट रेज की डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारे पास जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, जिस डायरेक्शन में लाइट रेज जा रही होती है। तो ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे जा रही है और मुझे इस इमेज का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो vo मेरा पॉजिटिव है, vo हमारा क्या है, पॉजिटिव। और अगर मैं इस u को निकालना चाहूं, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, तो मुझे इधर ही जाना पड़ेगा ना। देखो लाइट की डायरेक्शन ये और मुझे uo को कैलकुलेट करने के लिए इसका अपोजिट जाना पड़ेगा। तो uo हमारा क्या है, नेगेटिव। क्या है बेटा, नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का क्या हुआ, mo = -vo/uo। तो देखिए mo की वैल्यू मिल गई, me की वैल्यू मिल गई, ये दोनों वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए। पुट mo एंड me इन इक्वेशन 1। जैसे ही मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया तो मेरे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो फाइनल फॉर्मूला आया, वो फॉर्मूला आया m = mo की वैल्यू प्लेस करी यहाँ पे -vo/uo, me की वैल्यू 1 + d/fe। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बट हमने जो कंडीशन डिस्कस करी है वो फर्स्ट कंडीशन डिस्कस करी है जब इमेज हमारे पास कहाँ बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। एक बात और बेटा न्यूमेरिकल में मेंशन कर लेना, कभी भी ये फॉर्मूला जो है इसमें साइन कन्वेंशन नहीं करना, क्योंकि हमने फॉर्मूला जो निकाला है वो साइन कन्वेंशन के साथ ही निकाला है, ठीक है। ये फॉर्मूले में जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू प्लेस करनी है, साइन कन्वेंशन आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि ये हमने साइन कन्वेंशन के साथ ही किया है। सेकंड पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लेंसेज, या फिर लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आप लेंथ मुझे बताइए,
तो अगर मैं लेंथ की आपसे बात करूं यहाँ पे, लेंथ इज इक्वल टू, देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस वो हमसे पूछ रहा है, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब। देखिए अगर मैं लेंथ की बात करूं, देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना VO, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना UE। तो देखो ये पूरा VO और ये कितना UE। अगर VO प्लस मैं UE कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्यों मिल जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज VO प्लस UE। ये मैंने मॉडुलस इसलिए लगाया है क्योंकि UE को कैलकुलेट करने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, तो वो नेगेटिव आएगी वैल्यू, और मॉडुलस का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लास्ट क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा था मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, ये जो ऑब्जेक्टिव है व्हाई इट इज स्मॉल एज कंपेयर टू आईपीस। ऑब्जेक्टिव का साइज आईपीस के कंपैरिजन में स्मॉल क्यों है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। देखिए बेटा, ऑब्जेक्टिव का साइज आईपीस के कंपैरिजन में स्मॉल है, व्हाई इट इज, व्हाई। देखो देखो हमें जो ऑब्जेक्ट देखना है वो क्या बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट देखना है या बहुत छोटा ऑब्जेक्ट देखना है। हमें बहुत छोटा ऑब्जेक्ट देखना है। अगर ऑब्जेक्ट छोटा देखना है तो हमें जो लेंस यूज करना है वो भी सिंपल सा छोटा ही यूज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, देखिए हमें जो इमेज देखनी है वो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की नहीं देखनी है, हमें छोटे से ऑब्जेक्ट की देखनी है। ये 0.1 mm से भी छोटा है, तो क्या मैं इसके लिए इतना बड़ा लेंस यूज करूं, नहीं, हम इसके लिए बहुत छोटा लेंस यूज करेंगे, छोटा लेंस यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है वो ऑब्जेक्ट ही बहुत छोटा है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट कि जो जनरली हमें ये देखा गया, जिन लेंस का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, उनकी फोकल लेंथ जो होती है वो फोकल लेंथ भी स्मॉल होती है। फोकल लेंथ भी क्या होती है, स्मॉल। और अगर फोकल लेंथ स्मॉल हो गई तो हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ स्मॉल तो पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है, तो पावर ज्यादा मिले, पावर ज्यादा मिले, इसलिए हम इस ऑब्जेक्टिव के जो साइज है उसको स्मॉल रखते हैं। थर्ड पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं एब्रिएशन, ABBREATIONS, एब्रिएशंस। देखो दो टाइप के एब्रिएशन होते हैं, एक तो स्फेरिकल और एक होता है क्रोमेटिक। अब ये स्फेरिकल एब्रिएशन, क्रोमेटिक एब्रिएशन क्या है। देखिए एब्रिएशन का मतलब होता है कमी। जब ऑब्जेक्टिव का साइज आप ज्यादा कर देते हो तो उसके अंदर स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रिएशंस आते हैं, यानी डिफेक्ट आता है, कमी आती है। स्फेरिकल एब्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जो इमेज बन रही है उसकी कुछ साइज में गड़बड़ होगा, उसकी शेप में कुछ गड़बड़ होती है, तो उसे स्फेरिकल एब्रिएशंस बोलते हैं। क्रोमेटिक एब्रिएशन का मतलब क्या होता है, उसके कलर से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसका कलर जो है वो कलर चेंज हो जाएगा, कुछ कलर्स में प्रॉब्लम आएंगी, है ना। तो इन एब्रिएशंस को कम करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव के साइज को छोटा रखते हैं। भैया एब्रिएशन ऐसे आता है, देखो ये मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा ले लिया आपने ऑब्जेक्टिव का, और लाइट जो है कुछ जो है इसके अंदर एंटर नहीं करी, या फिर जो भी प्रॉब्लम आई, उसकी जो इमेज बनती है वो फाइनल इमेज जो बनती है उसकी अगर शेप में प्रॉब्लम आती है, साइज में प्रॉब्लम आती है, अगर आप ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में लेंस का साइज बहुत बड़ा कर देंगे, या फिर कलर्स की प्रॉब्लम आती है, तो इन एब्रिएशंस को कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव का साइज छोटा रखते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।